हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में अपने बात की थी सेलों का संयोजन, और मैंने आपको इतना बता दिया था जो सेलों का संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। जो आज अपनी क्लास रहेगी वो सेलों की श्रेणी क्रम के संयोजन के ऊपर रहेगी। देखो, जो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें मैंने दो सेल लिए हैं, और दोनों सेलों, जो प्रथम सेल है देखो पहले, उसका जो विद्युत वाहक बल है E1 और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1 है, और जो द्वितीय सेल है उसका जो विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2, और इनको मैंने किसी बाह्य प्रतिरोध R से आपस में जोड़ दिया, और मैंने वो जो विद्युत वाहक बल को कुछ अपने इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्रथम सेल है उसको मैंने ए और बी बिंदु के बीच में जोड़ा हुआ है, और द्वितीय सेल को बी और सी बिंदु के बीच में जोड़ा हुआ है, और इन दोनों सेलों को अपने श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, अब देखो दोनों सेल अलग अलग बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो टर्मिनल वोल्टता आएगी और या टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मान ले प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो वहां पे वीबी माइनस वी ए, और इसका किसके वी सी माइनस वीबी। देखो दोनों अलग अलग, तो मैंने प्रथम सेल की जो टर्मिनल वोल्टता V1 ले ली और द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता V2। मतलब अपने कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सेलों में जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सेलों से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो आई यहां से जा रही है और वापस आई आ रही है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना धारा का मान क्या रहेगा, समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, और टर्मिनल वोल्टता वो क्या रहेगी, अलग रहेगी। बस इतनी सी बात याद रख लेना, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान और टर्मिनल वोल्टता अलग रहेगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, चित्र अनुसार माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 और उन सेलों की जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितने R1, प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और द्वितीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, और इन सेलों को अपनों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इनके संयोजन के सिरों के मध्य एक R बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है, देख लो। ठीक है, और जिसके सिरों पर विभवांतर कितना होता है, V बराबर IR। प्रतिरोध के जो सिरों पर विभवांतर होता है ओम के नियम से V बराबर IR। ठीक है, दोनों सेलों के द्वारा जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो I समान रहेगी, समान है I। ठीक है, यदि दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता क्रमशः V1 और V2 है। अब देखो एक बात मैंने यहां से आपको बताया कि सेल है, सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं तो सेल क्या होता जाएगा, निरावेशित होता जाए। तो निरावेशित कंडीशन के अंदर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, V बराबर E माइनस IR। ये बताया था, V क्या था विभवांतर, E क्या था विद्युत वाहक बल, I क्या था विद्युत धारा, और R क्या था आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ आ गई आपको। ये मैंने आपको बताया था निरावेशित कंडीशन के अंदर टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताया था। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं प्रथम सेल के लिए। बात करते हैं तो प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता, प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता कितनी थी, मेरे पास V1 थी। आपको डायग्राम वापस बता देता हूं। जो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता V1, उस पर विद्युत वाहक बल E1 और आंतरिक प्रतिरोध R1। सेम जब बात करें जो दूसरा सेल है उस पर टर्मिनल वोल्टता V2, विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2, और दोनों सेलों पर जो विद्युत धारा है वो क्या है, सेम है। तो देखो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता V1, तो V1 बराबर E1 माइनस IR1। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, V बराबर E माइनस IRC। निरावेशित कंडीशन में ये अपने को ये फॉर्मूला पता है। इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए बात करें टर्मिनल वोल्टता, तो V2 बराबर E2 माइनस IR2। समीकरण 1 और 2। अब बात करें अगर टोटल टर्मिनल वोल्टता की बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस में V2। मतलब टोटल टर्मिनल वोल्टता मतलब दोनों सेलों के मध्य जो कुल टर्मिनल वोल्टता होगी इन दोनों टर्मिनल वोल्टता के योग के बराबर होगी। और यहां से मैं उसमें V बराबर V1 प्लस V2 में V1 और V2 की वैल्यू रख दूंगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 व 3 से देखेंगे अपने को पता है जब V बराबर क्या था, V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू कितनी थी, E1 माइनस IR1 प्लस में V2 की वैल्यू कितनी थी, E2 माइनस IR2। यहाँ पे मैंने देखो E1 प्लस में E2 को एक साथ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितना माइनस IR1 और माइनस IR2, तो मैंने माइनस I बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, R1 प्लस में R2। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 4। अब देखो यदि दोनों सेलों के स्थान पर एक
ई तुल्य विद्युत वाहक बल व आर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का एक ही सेल संयोजित कर लिया जाए। देखो मेरे पास यहाँ पे कितने थे, 2 सेल थे। प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया ये, और ये दूसरा सेल दे दिया और इसका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया, और इनको मैंने बाह्य प्रतिरोध से क्या कर दिया, जोड़ा हुआ था। अब क्या कर, जैसे अपने प्रतिरोधों के लिए बात करते थे, उन प्रतिरोधों का अपने क्या निकालते थे, तुल्य प्रतिरोध निकालते थे। जितने प्रतिरोध दिए होते उनका अपने क्या मान लेते, एक तुल्य प्रतिरोध मानते। इसी प्रकार अपने यहाँ क्या करेंगे, दोनों सेलों का मैंने क्या कर लिया, एक तुल्य विद्युत वाहक बल ले लिया ई तुल्य, और जितने भी आंतरिक प्रतिरोध है उन सारे आंतरिक प्रतिरोधों का एक आंतरिक प्रतिरोध मान लिया आर तुल्य, और इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। मतलब सभी जितने भी अपने को सेल दिए होते उन सेल का अपने कहने एक विद्युत वाहक मनवा लिया ई तुल्य, और सभी जितने भी सेल थे उनका और जितने भी आंतरिक प्रतिरोध थे उनका मैंने क्या कर लिया, एक आर तुल्य प्रतिरोध मान लिया। एक ही सेल क्या कर लिया, संयोजित कर लिया। तो देखो वो ए और बी के बीच में संयोजित है, ई तुल्य आर तुल्य, ठीक है। अब देखो तो इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, इस सेल के लिए वहां पे देखो प्रथम सेल था, उसके लिए अपनों ने टर्मिनल वोल्टता निकाली थी V बराबर E1 माइनस, क्योंकि विद्युत धारा सेम थी IR1, तो यहां पे क्या आ जाएगा, E1 की जगह E तुल्य माइनस विद्युत धारा सेम R की जगह R तुल्य, V बराबर E माइनस IR सूत्र से। तो V बराबर कितना आ गया, E तुल्य माइनस IR तुल्य। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 5। अगर मैं समीकरण 5 और समीकरण 4 की तुलना करूं, समीकरण 5 और 4 की तुलना करूं, तो देखो यहां पे ई तुल्य लिखा हुआ है समीकरण 5 में, और ई तुल्य की देखो एलएचएस दोनों की क्या है, सेम है वीवी, ठीक है। अब यहां पे देखो ई तुल्य है और यहां पे कितना है, E1 प्लस E2, तो मैं ई तुल्य की जगह कितना लिख सकता हूं, E1 प्लस में E2 बराबर में, और माइनस आई दोनों में सेम, और आर तुल्य की जगह वहां पे कितना है, देखो R1 प्लस में R2, ठीक है। अब देखो यहां पे समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करी तो ई तुल्य बराबर कितना आ गया, E1 प्लस E2, और आर तुल्य बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2। अब यहां पे देखो मैंने 2 सेल की बात की थी, पहले का E1 विद्युत वाहक बल था, दूसरे का E2। इसी प्रकार मानो कोई 3 सेल होते तो तीसरे का यहां पे कितना आ जाएगा, E3 आ जाता, और n होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 En। उसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध भी कितना आ जाए, R1 प्लस R2 डैश 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 Rn। तो ये देखो ये इसी प्रकार यदि n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो ई तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सॉरी ई तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, और आर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ये देखो ई तुल्य बराबर आ गया E1 प्लस E2 डैश 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 En। अपने सिर्फ 2 सेल के लिए बात की थी, और आर तुल्य कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश 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 Rn। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो ये आ गया अपने इस समीकरण की सहायता से n सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, और इस समीकरण की सहायता से n प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं अपने। तो स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, यदि n सेल एक समान सेल, यदि n सेल है और सारे क्या है, एक समान है, सभी का जो विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, मतलब जितने भी सेल है n सेल वो क्या है, समान है, एक जैसे हैं सारे, तो एक जैसे है तो सभी का विद्युत वाहक बल सेम होगा और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, सेम होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होता है, E1 प्लस E2 डैश 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 En, मतलब n। तो यहां पे कितना हो जाएगा, सभी सेम है तो E प्लस डैश 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 n बार आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, Ne, ठीक है। अब देखो तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R n बार, तो R तुल्य बराबर कितना हो गया, NR। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, आपने कहा ई तुल्य की वैल्यू कितनी है, Ne, और आर तुल्य की वैल्यू कितनी है, Nr। तो परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी, और अपनों ने निकाला था V बराबर ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य। ये समीकरण 5 मैंने फॉर्मूला निकाला था। अब ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको कैसे आया, ठीक है। V बराबर ई तुल्य की वैल्यू कितनी है, Ne माइनस आई, आर तुल्य की वैल्यू कितनी है, NR, ठीक है। अब अपने को पता है ये V क्या है, विभवांतर है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो ये वैल्यू मैंने यहां रख दी IR। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो प्लस का INR इक्वल्स टू NE, दोनों में I क्या रहा है कॉमन, R प्लस NR NE, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, NE
अपॉन में आर प्लस एन आर। तो ये आ गया मेरे पास, परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि संयोजन में किसी एक बैटरी की ध्रुवता को उल्टा कर दिया जाए, मतलब पहले अपना क्या था, संयोजन इस प्रकार था, अगर मैं माइनस इधर कर दूं प्लस इधर कर दूं, किसी एक सेल का ध्रुवता क्या कर दूं, उल्टी कर दूं, तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा, या तो क्या करेंगे E1 माइनस E2 करेंगे, या क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, मतलब जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा उसमें अपने कम वाले को माइनस कर देंगे। लेकिन जो आर इक्विवेलेंट होगा, मतलब आर तुल्य होगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, R1 प्लस R2 डैश 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 Rn ही रहेगा। तो ये था मेरे पास आज का टॉपिक कि सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन से कैसे अपने तुल्य विद्युत वाहक बल निकाला, कैसे अपने आर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाला। ठीक है। तो कल की क्लास में अपनी बात करेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। थैंक यू।